Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in news and it's about lecturate on criminalization of politics. ये टॉपिक आपके SSP and AFSP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी ये न्यूज में रहा है। और क्यों ये न्यूज में रहा है, देखो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये रिसेंटली क्या कहा है, ऐसी गाइडलाइंस को इशू किया है कि हमारे कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अगेंस्ट जो भी केसेस चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द डिस्पोज किया जा सके। देखो पहले हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को देख लेते हैं, फिर पूरे टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे पहली चीज जो गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उन्होंने बोला है ये जो एमपीज एंड एमएलएस के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द डिस्पोज करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट को बोला है कि आप स्पेशल बेंचेस को सेटअप करें सो दैट इन केसेस के साथ जल्द से जल्द डील किया जा सके। जो दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट की है, उन्होंने ये बोला अगर एमपीज एंड एमएलएस के अगेंस्ट जो सीरियस ऑफेंस है जिसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है तो ऐसे केसेस को प्रायोरिटी दे। तीसरी चीज जो पॉइंट आउट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट इज कि सभी केसेस जो 2 साल में डिस्पोज करना है, जैसे कि किसी एमपी या एमएलए के अगेंस्ट किसी क्राइम में चार्जशीट फाइल हुई है तो 2 साल के अंदर अंदर इन केसेस को डिस्पोज किया जा सके। सो दैट मीन्स चार्जशीट फाइल होने के बाद विद इन 2 इयर्स कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है रूल में, मतलब उसका वो आ जाए, ठीक है, मतलब उनको पेनल्टी या पनिशमेंट अगर मिलनी चाहिए और या फिर अगर वो पनिशेबल नहीं हुए साबित तो उनको उनके अगेंस्ट वो केस खत्म कर दिया जाए। जो फोर्थ चीज है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट की है, दैट इज अबाउट द प्रोसिक्यूटर्स। उन्होंने बोला है कभी कभी गवर्नमेंट लॉयर्स जो होते हैं ना वो मिली भगत कर लेते हैं एमपीज एंड एमएलएस के साथ और जानबूझकर केसेस को डिले करते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा जो ट्रायल्स को जानबूझकर डिले करते हैं। देन गवर्नमेंट ने ये भी कहा, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट को कि आप एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड कीजिए प्रोसिक्यूटर्स को सो दैट वो जल्द से जल्द केसेस का डिस्पोजल करे। फॉर एग्जांपल इफ दे नीड एनी काइंड ऑफ मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसके अलावा पिटिशनर जिन्होंने ये बेसिकली पिटिशन फाइल की थी, एक और बात बोली थी कि जिन एमपीज एंड एमएलए के अगेंस्ट अपराध साबित हो जाता है तो कोर्ट अगर उनमें 2 साल या 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट उनको मिलती है तो पहले देखो एक प्रोविजन है, जो प्रोविजन कौन सा है आपका 1951 वाला प्रोविजन है, जिसमें ये बोला जाता है 1951 के प्रोविजन में ये बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन एमपी या एमएलए को जितने भी इयर्स की पनिशमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल 5 साल की पनिशमेंट हुई, 5 साल की पनिशमेंट जैसे ही उस एमपी या एमएलए की खत्म हुई उसके एडिशनल 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन पिटिशनर ने कहा कि आप ये 6 साल को कन्वर्ट कर दो लाइफ टाइम में कि वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और जिससे क्या होगा, डेटरेंस आएगी तो ये लोग डरेंगे क्राइम करने से पहले, राइट। उसके बाद देखो 2019 के लोकसभा में के इलेक्शन के बाद जो लोकसभा में एमपीज और एमएलए चुन के आए थे उसमें से 43% जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज थे ना उनके अगेंस्ट पेंडिंग केसेस थे। ओके, देन फेब 2022 की मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे कंट्री में दिसंबर 2021 तक के फॉर्मर एंड सिटिंग एमएलएस के अगेंस्ट 5000 केसेस पेंडिंग है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उन्होंने ये रिवील किया था कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है क्रिमिनल केसेस के साथ वो बढ़ गए हैं सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज में, जो इन कर्नाटका ये 2023 के असेंबली इलेक्शन से पहले की बात है, जिसमें इशू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन को फिर से हाईलाइट किया गया। और ये जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है ना, उन्होंने ये रिवील किया कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब उन्होंने ये रिकमेंड किया कि परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए, जो कि हमने अभी पिटिशन की बात की। अब देखो हमने जान लिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी है। अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है, देखो क्रिमिनल्स का को अगर हम इसको डिफाइन करें अच्छे से, दैट इज क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में आना जो है वो होता है आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उनका पॉलिटिक्स में एंटर करना, इलेक्शंस लड़ना और इलेक्शंस को जीत जाना। अब एक और चीज ये है
क्वेश्चन ये उठ रहा है कि पब्लिक आखिरकार वोट देती क्यों है इन क्रिमिनल्स को, या पॉलिटिकल पार्टीज वोट क्यों देती है इन क्रिमिनल्स को। देखो रीजन बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज, जो लोग हैं ना, उन गवर्नमेंट तो बेसिक एमिनिटीज भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं प्रोवाइड कर पाती, और पुलिस पर आरोप लगता है कि पुलिस प्रोटेक्शन देने की जगह हरास करती है। तो आम आदमी को ये लगता है कि गवर्नेंस का फेलियर तो है ही, अगर एक लोकल गुंडे को इलेक्ट करेंगे तो वो पुलिस से तो हमें बचाएगा, पुलिस से तो हमें प्रोटेक्ट करेगा। सो ये एक रीजन होता है क्रिमिनल्स को वोट बैंक देना। नाउ व्हाट आर द बेसिक कॉजेस दैट वी हैव ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज ये है, जो एमपीज एंड एमएलएज होते हैं ना, तो उन एमपीज एंड एमएलएज का क्या काम होता है, लॉ बनाना, लेकिन वो खुद क्रिमिनल है। जब लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर बन जाता है तो कैसे कानून बन जाएगा, आप समझ सकते हो, ठीक है, इस बात को। देन अगर हम देखें एमपीज एंड एमएलए, क्रिमिनल्स जो एमपीज एंड एमएलएस बन जाएंगे, आपको क्या लगता है उनका ध्यान कानून बनाने की तरफ होगा? नहीं, उनका इस तरफ ध्यान होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, सिर्फ इसी चीज पर उनका फोकस होता है। सोच के देखिए हमारी डेमोक्रेसी की इमेज कैसे जाएगी वर्ल्ड में कि 50% ऑफ एमपीज एंड एमएलएस के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। तो कॉजेस में अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहली चीज वोट बैंक। जो कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो एक इलीगल मींस अपनाती है वोट को बाय करने का, जैसे कहीं ना कहीं गुंडाज को इन्वॉल्व कर लेती है पैसे देके, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो कल्चर है ना पॉलिटिकल क्राइम का, वो परपेचुएट होता है पॉलिटिशियन और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में क्लोज लिंक होने की वजह से, और वो अपने पावर्स को मिसयूज करती है, रिसोर्सेज को मिसयूज करती है पर्सनल गेन के लिए, एंड देन दैट लीड्स टू करप्शन एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट है करप्शन। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि जो ये क्रिमिनल्स होते हैं इनका ध्यान होता है कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, बिकॉज उन्होंने इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा, फंड्स और डोनेशन का यूज किया जाता है। अब उसको उनको वापस भी तो लेना है, तो वो कैसे मिलता है? करप्शन के तौर पे। तो एक डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ लॉ कर रहे हो और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्टेड इंटरेस्ट। अब जैसे हमने डिस्कस किया, लोगों का जो है वो काफी नैरो प्रिज्म है कम्युनिटी इंटरेस्ट का। वो ये देखते हैं कि ठीक है, अगर पॉलिटिशियन क्रिमिनल बैकग्राउंड का भी है तो बेसिकली उसके इंटरेस्ट जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ तो होंगे, मतलब वो अपने लोगों को, अपने कास्ट, अपने जाति के लोगों को तो बचाएगा, इसलिए लोग उसको वोट दे देते हैं। मसल पावर भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती है। पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं कि वो करप्शन को एलिमिनेट करेंगे, मसल पावर को रिड्यूस करेंगे इलेक्शन के टाइम पे, बट वो रेयरली इस चीज को फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो फेवर करता है कैंडिडेट्स को विद द मोस्ट। ये आइडियोलॉजी जो है ना, यूजिंग मसल पावर, इज दैट फेयर एंड वायलेंस कैन हेल्प पार्टीज विन इफ दे कांट गेन ट्रस्ट। और ये जो एफपीटीपी सिस्टम है उसको सिंपल मेजोरिटी सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें कैंडिडेट के हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसी को विनर बनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मनी पावर, ब्लैक मनी और माफिया कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में। वो अपने पैसे को पॉलिटिशियंस को देते हैं, पॉलिटिशियंस उनका काम करते हैं, उससे हमारे कंट्री में और क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाती है। बढ़ता हुआ कंट्री का पुअर गवर्नेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ाने में। एब्सेंस जो है ना प्रॉपर लॉज और रूल्स का, जिसकी वजह से इलेक्शन का प्रोसीजर ठीक से हो नहीं पाता। सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो अभी एनफोर्स नहीं, विच इज नॉट एनफोर्स बाय एनी ऑफ द स्टैट्यूट। तो कैसे हमें देखने को मिलेगा कि पॉलिटिक्स से क्रिमिनलाइजेशन को हटाया जा रहा है। नाउ व्हाट आर द इम्प्लीफिकेशन ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? देखो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट है, ऑफ कोर्स इथोस के अगेंस्ट है, ये हमारे गुड गवर्नेंस को अफेक्ट करते हैं ना इन अ लॉन्ग रन, ठीक है। हमारे पब्लिक सर्वेंट्स की इंटीग्रिटी को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। सोशल डिसहार्मनी देखने को मिलती है अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कैंडिडेट्स? देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्पेसिफाई नहीं करती कि किसको डिस्क्वालीफाई किया जा सके पार्लियामेंट से, बिकॉज लेजिस्लेटिव असेंबली या दूसरे लेजिस्लेचर से। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये मेंशन करता है कि एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जो हमने अभी डिस्कस किया सेक्शन 8 के तहत, कि अगर उसने कोई क्राइम किया है, फॉर एग्जाम्पल उसको 5 साल की सजा मिली या 2 साल की सजा मिली, 2 साल की सजा खत्म होने के बाद उसको एडिशनल 6 साल तक वो इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन पिटिशन ने कहा कि इसको लाइफ टाइम कर दो। Now, what are the initiative recommendation against criminalization of politics? 1983 में वोहरा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, कि आइडेंटिफाई करो कि कितना एक्सटेंट है पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस, एंड उन्होंने रिकमेंड किए थे कुछ वेज जिसमें
हम इसको इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। 244 रिपोर्ट जो 2014 में सबमिट की गई लॉ कमीशन को, दैट डेल्ट विद द नीड टू कर्ब द ट्रेंड ऑफ क्रिमिनल पॉलिटिशियंस इन लेजिस्लेशन असेंबली, बिकॉज इसकी वजह से आप देखते हो ना काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं हमारे डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म को। तो लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पीपल अगेंस्ट होम, जिनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए गए हैं एटलीस्ट 1 year बिफोर द डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन। ओके, नेक्स्ट 2017 में यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एक स्कीम जिसमें एस्टैब्लिश किया गया 12 स्पेशल कोर्ट फॉर अ ईयर टू फास्ट ट्रैक द ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलए। देखो एपेक्स कोर्ट ने काफी सारे डायरेक्शंस को इशू किया गया, इंक्लूडिंग द सेंटर टू सेट अप अ मॉनिटरिंग कमिटी जिससे रीजंस को एग्जामिन किया जा सके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, what are the Supreme Court judgment regarding criminalization of politics? सबसे पहली बात है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2002 की है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि हर एक कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा इलेक्शन जिसको डिक्लेयर किया गया है क्रिमिनल और जिसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं अलोंग विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। रामेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि एक सिटिंग होनी चाहिए एमपी और एमएलए की, हैज रूल्ड दैट अ सिटिंग ऑफ एमपी और एमएलए को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे इलेक्शन कंटेस्ट करने से अगर वो इम्प्रिजमेंट के लिए साबित हो गया 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि उस पर्सन को डिटेन कर दो, डिस्क्वालीफाई कर दो जिसको 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिल रही है। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस। दिल्ली कोर्ट ने ये बोला कोई वो पर्सन कंटेस्ट ही नहीं कर सकता इलेक्शन जिसको क्रिमिनल ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट नॉट फाइल या फिर उनको ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को चूज ही ना करे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया पॉलिटिकल पार्टीज को टू पब्लिश द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स एंड न्यूज़पेपर। ये तो बात ईसीआई ने भी डायरेक्ट की थी टू मतलब कोर्ट ने डायरेक्ट किया ईसीआई को टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क टू इंश्योर about the information on the candidates criminal records also. See way forward की अगर हम बात करें, देखो हमें ज्यादा पावर देने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। वोटर्स की ड्यूटी है कि वो विजिलेंट रहे अबाउट मिसयूज ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन। एक्सपीडिशियस जुडिशियल प्रोसेस है। Apart from that, we need to amend RPA. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.